गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित एग्जाम स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों के लिए आज हिंदी वर्णमाला का एक थ्योरेटिकल क्लास लाया हूं मैं, जिसमें आपके सारे जो हैं डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, और अगर नए हैं चैनल पे हमारे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो देखेंगे वर्णमाला क्या है। वर्णमाला जो होती है हमारी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर है वर्ण। वर्ण जो होती है हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम ध्वनि भी कहते हैं, और ये वो हमारी सबसे छोटी इकाई होती है। फिर बात करेंगे हम लोग स्वर की। तो जो स्वर होते हैं, वोवेल्स होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर होते हैं या स्वर कहलाते हैं, और इनकी संख्या जो हिंदी वर्णमाला में है वो 11 होती है। जो संख्या आपकी नीचे सूची में दे भी रखी है, अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 11 आपके स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। फिर देखेंगे हम लोग स्वरों के प्रकार, देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे उच्चारण के आधार पर। तो आपका उच्चारण के आधार पर ह्रस्व स्वर होता है, जिनके उच्चारण में शीघ्र समय या बहुत ही कम समय लगता है, जिनका उच्चारण बहुत शीघ्र होता है। और ये 4 प्रकार के होते हैं, आ ई उ री, ठीक है। इनकी संख्या ह्रस्व स्वर की कितनी होती है? 4 होती है। फिर देखेंगे दीर्घ स्वर क्या होता है, जिनका उच्चारण लंबा खींचकर होता है, यानी कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। और ये आपके होते हैं 7। कितने होते हैं? 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ। 7 संख्या होती है दीर्घ स्वर की, ठीक है। फिर देखेंगे प्लुत स्वर का क्या होता है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी कि इनका जब उच्चारण करते हैं तो ये लगभग दीर्घ स्वर से 3 गुना लगभग अधिक समय लगता है इसमें। तो जैसे राम बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ओम बोलते हैं तो थोड़ा सा खींच के बोलते हैं, अधिक समय लगता है। तो ऐसे स्वरों को हम लोग प्लुत स्वर के अंतर्गत रखते हैं। आप देखेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर क्या कैसे क्या स्वर रहते हैं। तो ये आपके जीभ के प्रयोग के आधार पर जो है, पहला रहता है आपका अग्रस्वर। क्या रहता है? अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग प्रयोग होता है या काम करता है, जैसे ई ई ए ऐ, ये जो आपके 4 वर्ण लिखे हुए हैं, ये अग्रस्वर से उच्चारित होते हैं। मध्य स्वर देखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, और वो आपका कौन सा वर्ण है? आ। कौन सा स्वर है? आ स्वर जो होता है आपका, ये मध्य स्वर होता है और जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होता है। पश्च स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला पश्च भाग काम करता है। तो ऐसे जो आपके स्वर होते हैं वो पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। पश्च स्वर के अंतर्गत कौन कौन है? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ आ। आ जो है आपका ये आगत स्वर होता है, और ये जो है विदेशी शब्द है, और ये डॉक्टर जैसे हम लोग लिखते हैं ना, तो उस पर जो लगता है तो ये आगत शब्द होता है, आगत स्वर होता है, ठीक है। फिर मुख द्वार खुलने के आधार पर देखेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो आपके होते हैं विवृत। विवृत का मतलब होता है खुला, मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। जैसे हम बड़ा आ का उच्चारण करते हैं तो मुंह हमारा जो है पूरा खुलता है, तो विवृत स्वर के अंतर्गत बड़ा आ आता है हमारा। फिर होता है अर्ध विवृत स्वर। तो अर्ध विवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, यानी कि पूरा नहीं खुलता है, आधा खुलता है, तो ऐसे स्वर जो होते हैं वो अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ए, अ, ए, ओ, आ, ठीक है। ये आपके जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसीलिए हमने साथ ही में लिख भी दिया है। अगले पेज पर चलेंगे, देखेंगे अब अर्ध संवृत क्या होते हैं। तो अर्ध संवृत वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ठीक है। अर्ध का मतलब आधा, संवृत का मतलब होता है बंद। आधा बंद हो जाए मुख द्वार जिनके उच्चारण में, तो ऐसे स्वर जो होते हैं हमारे अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं या रखे जाते हैं। जैसे ए, ओ, ये हमारे अर्ध संवृत स्वर होते हैं। संवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। ई उ ऊ, ठीक है, ये आपके क्या है? संवृत स्वर है। फिर ओठ की स्थिति के आधार पर देखेंगे हम लोग आवृतमुखी। आवृतमुखी जो होते हैं
जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी यानी गोलाकार ना हो। ठीक है, आ लगा है, आ का मतलब होता है नहीं, वृत्तमुखी का मतलब गोल ना हो, जिनके स्वरों के उच्चारण में हमारा होठ या जो मुख है वो गोलाकार ना हो, जैसे आ ई और जो है आपका इसमें ए भी आते हैं, सॉरी। ठीक है, तो फिर देखेंगे वृत्तमुखी क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार हो जाए, जैसे उ ओ आ, तो ये जो स्वर होते हैं ये वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आते हैं। फिर हवा के नाक या मुंह के निकलने के आधार पर देखेंगे निरनुनासिक स्वर जो होते हैं, निरनुनासिक जो स्वर होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। ठीक है, केवल मुंह से हवा निकलती है, जैसे आ ई, ये हमारे जो है निरनुनासिक स्वर होते हैं। और जो अनुनासिक स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक का भी प्रयोग होता है, तो ऐसे जो आपके होते हैं स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आपके जितने भी वर्ग के जो पंचमाक्षर हैं वो आते हैं, और आपके जो है चंद्रबिंद वाले जितने भी हैं, जैसे आंख है, सांप है, ऐसा लिखते हैं जो ऊपर चंद्रबिंद लगाते हैं, तो सब वो अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। फिर हम लोग देखेंगे व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन क्या है, जो स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 33 होती है, और व्यंजनों को इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। ये 4 वर्ग जो होते हैं, का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, आपका ता वर्ग होता है और पा वर्ग होता है। इन 5 वर्गों में जो विभाजित किया गया है, ये प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, और इनको स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 25। 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 जो है व्यंजन रखे गए हैं। जैसे का वर्ग है, का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा रखा गया है, और इनका उच्चारण स्थान भी हमने साथ ही में ब्रैकेट में लिख दिया है कि इनका उच्चारण जो जितने भी का वर्ग के वर्ण है, इनका सबका उच्चारण स्थान कंठ होता है। और जो आपका हा होता है, हा का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है। और आपके जो है विसर्ग जो होते हैं, विसर्ग ये भी याद रखेंगे, जो विसर्ग होते हैं उनका भी उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। ठीक है, कुछ एडिशनल चीजें रहती हैं वो आप ध्यान रखेंगे, हम आपको साथ में बताते जा रहे हैं। ठीक है, फिर देखेंगे चा वर्ग जो होता है, इसके अंतर्गत चा, छा, जा, झा और इया आता है, और ये जो होते हैं तालव्य से उच्चरित होते हैं। ठीक है, ये इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है, और ये चा वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। और जो इसमें आप देख रहे हो लास्ट में जो अणा है, अंगा है, सॉरी अंगा है, इया है, डा है, ना है और मा है, ये जो 5वां वर्ण होता है जिन्हें पंचमाक्षर कहते हैं, और ये सब जो है क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, यानी कि नाक और मुंह दोनों से इनका उच्चारण होता है। इसी तरह से टा वर्ग देखेंगे, टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, डा, और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन्य होता है। ऐसे ही ता वर्ग में देखेंगे ता, था, दा, धा, ना, और इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत होता है। पा वर्ग में फिर 5 वर्ण देखेंगे, व्यंजन कौन कौन से हैं, पा, फा, बा, भा, मा, और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पेज पर। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं आपके, या, रा, लावा। ठीक है, और फिर ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। और कौन कौन से 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो सा, शा, शा, हा, ये 4 जो है आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। फिर व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे, अभी ऊपर हम लोग स्पर्श व्यंजन की बात कराए, 25 होते हैं, 5 वर्गों में इनको बांटा गया है। फिर घोषत्व के आधार पर देखेंगे अघोष और सघोष। अघोष वे होते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, तो ऐसे व्यंजनों को जो है अघोष कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ग जो आपके स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित हैं, हर वर्ग का पहला और क्या होता है आपका दूसरा व्यंजन जो होता है ये अघोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, हर वर्ग का पहला और जो दूसरा व्यंजन होता है ये किसके अंतर्गत आता है, अघोष के अंतर्गत आता है। जैसे का वर्ग की बात अगर हम करें तो का वर्ग का पहला अक्षर कौन है, का किसके अंतर्गत आएगा, अघोष के अंतर्गत आएगा। दूसरा क्या है, खा, तो का और खा जो है दोनों क्या रहेंगे, अघोष रहेंगे। ऐसे चा वर्ग में अगर जाए तो चा और छा जो है क्या है, अघोष है।
ऐसे ही अगर हम लोग जाए टा वर्ग में तो टा ठा क्या है, अघोष है। ऐसे ही अगर ता वर्ग में जाए तो ता और था क्या है, अघोष है। ऐसे ही पा वर्ग की अगर बात करें तो पा और फा, ये दोनों जो है पहला और दूसरा व्यंजन क्या रहेगा, अघोष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फिर देखेंगे सघोष क्या होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, तो ऐसे सघोष व्यंजन कहलाते हैं वर्ण। और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है आपका वो सघोष कहलाता है। जैसे कि अगर हम का वर्ग की बात करें तो का वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, गा, चौथा घा और पांचवा अंगा, तो ये क्या होंगे, सघोष। ऐसे अगर हम चा वर्ग की बात करें तो जा, झा और इया, ये लास्ट के जो है आपके तीसरा, चौथा, पांचवा जो है ये क्या रहेंगे, सघोष रहेंगे। ऐसे ही प्रत्येक पांचों वर्ग के जो तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन रहेगा वो सघोष के अंतर्गत आएगा। प्राणत्व के आधार पर देखेंगे, यहाँ पर प्राणत्व का मतलब जो है वायु से होता है। ठीक है, प्राणत्व का मतलब यहाँ पर वायु से है। तो अल्प प्राण क्या होते हैं देखेंगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। ठीक है, जिनके उच्चारण में मुख से क्या हो, कम हवा निकले, तो ऐसे वर्णों को जो है अल्प प्राण के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होते हैं, आपके अल्प प्राण होते हैं। जैसे हम का वर्ग की बात करें तो पहला वर्ण हमारा का हो जाएगा, तीसरा गा हो जाएगा और पांचवा अंगा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम चा वर्ग की बात करें तो पहला वर्ण हमारा चा हो जाएगा, तीसरा जा हो जाएगा और पांचवा इया हो जाएगा। तो ऐसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होगा वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। महाप्राण के अंतर्गत देखेंगे कौन से व्यंजन आपके आते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, तो ऐसे व्यंजन जो होते हैं महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। और हर वर्ग का दूसरा, चौथा, यानी कि अगर हम का वर्ग की बात करें तो खा और आपका क्या हो जाएगा, घा, दूसरा और चौथा व्यंजन जो होगा प्रत्येक वर्ग का वो महाप्राण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण जो होता है वो स्वर और व्यंजनों के बीच होता है, यानी कि वो उनका उच्चारण स्थान स्वर और व्यंजनों के बीच होता है, ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्णों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और या आपको तो पता ही है चार होते हैं, या अलावा। ठीक है, और या का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है, रा का उच्चारण स्थान दंतमूल होता है, मसूड़ा जिसको बोलते हैं, ला का उच्चारण स्थान दंतमूल होता है, और आपका व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, यानी कि दंत और ओष्ठ दोनों से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, नोट में लिखा हुआ है या और व जो होते हैं आपके अर्धस्वर भी कहलाते हैं। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से व्यंजन जो है अर्धस्वर होते हैं, तो या और व याद रखेंगे, या और व जो है आपके आद्य स्वर होते हैं। रा जो आपका होता है लुंठित स्वर के अंतर्गत आता है। लुंठित स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में जो हमारी जीभ होती है वो ऊपर जाके मूर्धा से क्या हो, थोड़ा सा रगड़े, घिसे, तो उसको जो है रा बोलते हैं। ठीक है, तो रा जो है लुंठित आपका स्वर होता है, और ला जो होता है आपका पार्श्विक होता है। ला कैसा होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है आपका। फिर देखेंगे ऊष्म और संघर्ष, या जिनको ऊष्म संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से क्या होती है, गर्म हवा या गर्म वायु निकलती है। तो ऐसे जो है आपके, जैसे इसके अंतर्गत आपके यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये वाह हो गया है, यहाँ पर वाह नहीं होगा, यहाँ पर सलजम वाला सा होगा। थोड़ा पीडीएफ बनाते समय थोड़ा मिस्टेक हो गई है टीम के सदस्य से हमारे, तो ये आप देखेंगे जो वाह लिखा हुआ है ये वाह नहीं है, यहाँ पर इसको सलजम वाला सा आप कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, सलजम वाला सा, सपेरा वाला सा, षटकोण वाला सा और हाँ। ठीक है, ये वाह नहीं रहेगा, यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, यहाँ पर सलजम वाला सा रहेगा, सा शा शा हा। ये जो आपके चार होते हैं ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जिनके उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है। फिर देखेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं, और हिंदी वर्णमाला में जो चा वर्ग है इसके जो प्रथम चार व्यंजन होते हैं, अर्थात चा, छा, जा और झा, ये जो चा, छा, जा, झा है इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। फिर हमने देखो नोट में लिखा है हिंदी वर्णमाला में वो व को जो है दंतोष्ठ कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से होता है, तो वह जो होता है हमारा वो दंतोष्ठ के अंतर्गत आता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है कई बार, काकल्य व्यंजन किसको कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में एक ही काकल्य व्यंजन है और वो हमारा है हा।
ठीक है। अगर आपसे ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव प्रश्न में काकल्य व्यंजन पूछा जाता है तो आपको निश्चित रूप से ऑप्शन में हा मिलेगा, और एक ही काकल्य व्यंजन है जो है आपका हा। इसका उच्चारण स्थान थोड़ा सा कंठ से थोड़ा सा नीचे होता है उच्चारण इसका। और याद रखेंगे आप, लुंठित याद रखेंगे र होता है, पार्श्विक को याद रखेंगे ला होता है, और काकल्य व्यंजन हमारा हा होता है। ठीक है, सारे आपसे महत्वपूर्ण बिंदु को हमने इसमें पीडीएफ में शामिल किया है। फिर संयुक्त व्यंजन देखिएगा क्या होते हैं, दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या होती है 4। छा होता है आपका, त्रा होता है, ज्ञा होता है और श्रा होता है। और जो छा बना होता है वो किसके संयुक्त रूप से बनता है, का और षटकोण वाले सा के संयुक्त रूप से। ऐसे ही त्रा हमारा है और ता प्लस रा के संयोग से बनता है। ऐसे ही जो ज्ञा है, यहाँ पर देखो फिर मिसप्रिंट हो गया है, इया छूट गया है। जा और इया के संयुक्त रूप से किसका निर्माण होता है, ज्ञा का निर्माण होता है। जा और इया के संयुक्त रूप से ज्ञा जो है हमारा संयुक्त व्यंजन बनता है। और जो श्रा है आपका वो सा प्लस रा के संयुक्त रूप से श्रा का निर्माण होता है। तो आप याद रखेंगे हिंदी वर्णमाला में आपके संयुक्त व्यंजन 4 हैं, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा, आप देख लीजिएगा, जाके बाद यहाँ आएगा वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा। फिर देखिएगा सालजम वाला सा जो है इसका उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। षटकोण वाला जो सा इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य से होता है। वैसे आप याद रखेंगे सलजम वाला सा के लिए इसकी ट्रिक याद रखेंगे, इसकी जो ट्रिक होती है वो यश चई ताल से होती है, यानी कि या का मतलब या वाली लाइन जो होती है आपकी, और यश चई ताल से मतलब आपका चा वाला पूरा वर्ग, सलजम वाला वर्ग और या, इन सबका जो उच्चारण स्थान होता है, और ई आपकी जो होती है छोटी और बड़ी, इनका सबका उच्चारण स्थान तालव से ही होता है। और ये जो आपका मूर्धन्य होता है तो इसमें भी आप याद रखेंगे इसका जो शॉर्ट फॉर्म रटरिस मूर्धा होती है, यानी कि रा, और आपका जो है टा, और आपका जो है टा वर्ग में पूरा टा ठा ढड़ा, और जो है आपका रा टा वर्ग पूरा, और री, और षटकोण वाला सा, इस सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मूर्धन्य से होता है। फिर देखिए आपका सा जो है ये आपका दंतमूल से होता है। वैसे भी आप इसकी 60 ट्रिक याद रखते हैं, तसले में दांत, तो उसमें आपका सा आ जाता है तसले में, तो उसका जो है दंत से ही होता है, यानी मसूड़ा से या दंतमूल से। हा देखिए आपका जो कैसा है, सघोष है और महाप्राण है, इतनी चीज याद रखेंगे। हा को हम काकल्य व्यंजन भी बोलते हैं, और हा हमारा कैसा है, सघोष है और महाप्राण है, सघोष है और महाप्राण है। उच्छिप्त व्यंजन हमारे हिंदी वर्णमाला में देखिए क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, ऐसे व्यंजनों को हम लोग उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 2 उच्छिप्त व्यंजन है आपके, एक तो आपका ड़ा है और एक ढ़ा है। ठीक है, तो ड़ा और ढ़ा को हमने दोनों को देखो, ड़ा जो होते हैं आपके इनका कभी कभी उच्चारण स्थान पूछ लेता है, तो ड़ा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, और एक इसके अंतर्गत आता है सघोष होता है और अल्प प्राण होता है। ठीक है, ड़ा जो है ड़ा का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, और ये सघोष होता है और अल्प प्राण होता है। याद रखेंगे, पीडीएफ को कई बार देख लेंगे, इससे ज्यादा आपको टिपिकल वर्णमाला से या हिंदी व्याकरण में जो वर्णमाला पूछी जाती है इससे ज्यादा टिपिकल आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हमने 2 प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं और एक ही आपका पूरा थ्योरेटिकल हमने पीडीएफ डाली है। ठीक है, एक्सप्लेन किए दे रहे हैं, और इसके बाद हम एक आपको जो है वीडियो पूरा हिंदी साहित्य का विकास, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है उससे ज्यादातर व्याकरण में हिंदी साहित्य का विकास पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी एक आध प्रश्न, 1-2 प्रश्न रचनाएं या हिंदी साहित्य के विकास से पूछ लेते हैं, तो उसका भी हम आपको वीडियो जल्द से जल्द लेकर आएंगे। ठीक है, अयोगवाह देखिएगा कितने होते हैं। अयोगवाह जो होते हैं वे ध्वनियां होती हैं जो स्वर और व्यंजन के मध्य आती हैं, और हिंदी में अयोगवाह की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 2 होती है। अयोगवाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। अनुस्वार के अंतर्गत आपका अंग की बिंदी आती है, और आह विसर्ग के अंतर्गत आता है, आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर जो है चंद्र बिंदु जो आपका अनुनासिक होता है और अनुस्वार, ये दोनों को मिलाकर एक अयोगवाह माना जाता है, और विसर्ग को अलग माना जाता है, तो 2 टोटल आपके अयोगवाह होते हैं। और आह जो होता है श्वास छोड़ने जैसी ध्वनि को दर्शाता है, यानी विसर्ग होता है। अनुस्वार में अंग की बिंदी होती है, विसर्ग में आह की बिंदी होती है, जैसे प्रातः काल है, या आपका जो है हम लिखते हैं सुख दुख लिखते हैं, या जो है हम
बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जहां पर आह का उच्चारण स्थान होता है, तो वो सब विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। और इसी के साथ जो है आपकी वीडियो जो है आपकी पीडीएफ खत्म है। और ये आपके सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपसे एग्जाम में, टेट एग्जाम में लेके 2011 से 2022 तक के आपसे पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप कई बार देख लेंगे। और हमारा यही प्रयास है कि हमारे जितने भी भाई बहन, हमारे साथी मित्र जो यूपी टेट 2026 जो जनवरी में प्रस्तावित देने जा रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास है कि अगर वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं प्राइवेट, या जो हमारे शिक्षक बंधु हैं जो सेवा दे रहे हैं प्राइमरी में, जूनियर में, तो उन सभी चीज लोगों के लिए वीडियो हमारा समर्पित है। और अगर वो हमारे साथ जनवरी तक जुड़े रहते हैं तो मैं उनको इतनी जरूर तैयारी करवा दूंगा कि उनके नंबर, अगर वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, खाली इतना ही देख रहे हैं, अपनी कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं, तब भी उनके नंबर 90+ आएंगे। अगर वो जरा सा भी सीरियस हैं तो हाँ, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप लोग जो है रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल को वॉच करिए, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक इकाई कहलाती है। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है आपके पास वाक्य, बी ऑप्शन है उपवाक्य, और सी ऑप्शन है पद, और डी ऑप्शन है अक्षर। तो जो भाषा की सार्थक इकाई होती है वो होती है वाक्य। क्या होती है? वाक्य। इसलिए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, वाक्य से छोटी इकाई है। तो वाक्य से छोटी इकाई कौन सी है? पहला ऑप्शन देखेंगे पदबंध, उपवाक्य, या फिर पद, या फिर डी ऑप्शन है अक्षर। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? वाक्य की छोटी इकाई कौन सी होती है? वाक्य से जो छोटी इकाई होती है वो हमारी होती है उपवाक्य। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। उपवाक्य जो होती है वो वाक्य से छोटी इकाई होती है। आप सभी को पता होगा वाक्य जो है सार्थक इकाई होती है और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। और उपवाक्य से छोटी इकाई जो होती है वो पदबंध होती है, और जो पदबंध से छोटी इकाई होती है पद होती है, जिसे शब्द कहते हैं। और पद से जो छोटी इकाई होती है अक्षर होती है, और अक्षर से छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन भी आ गया, पद से छोटी इकाई है। तो जो हमारा पद होता है उससे जो छोटी इकाई होती है हमारी वो होती है अक्षर। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आपके चार ऑप्शन पड़े हैं, अक्षर, ध्वनि, पदबंध और वाक्य। तो पद से छोटी इकाई होती है अक्षर। ऑप्शन सही हो जाएगा ए, पद से छोटी इकाई अक्षर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, विवृत स्वर कहलाता है। विवृत स्वर कहलाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बड़ा आ, और बी ऑप्शन है छोटा आ, सी ऑप्शन है छोटी ई, और डी ऑप्शन है ए। तो विवृत स्वर वो होता है जिसमें हमारा मुंह खुला रहता है, और वो जो होता है हमारा क्या वर्ण होता है? बड़ा आ। बड़ा आ हमारा क्या होता है? विवृत स्वर होता है। इसलिए ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आपका, बड़ा आ जो है विवृत स्वर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवृत स्वर है। संवृत स्वर है, ऑप्शन है आपका ई, ए, ओ और औ। संवृत स्वर का मतलब ये होता है कि ऐसा वर्ण, ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय मुंह जो है क्या रहे? बंद रहे। तो इसका ऑप्शन इसमें देखेंगे, पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ई, ये हो जाएगा आपका संवृत स्वर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्ध विवृत स्वर है। अर्ध विवृत स्वर है। अर्ध विवृत का मतलब जिसके उच्चारण में आधा मुंह खुलता हो। तो वो ऑप्शन कौन सा है आप पहचानेंगे। ऑप्शन ए है आ, बी ऑप्शन है ए, सी ऑप्शन है ओ, और डी ऑप्शन है उ। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा अर्ध विवृत स्वर आपका जो हो जाएगा वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आ। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सभी लोग, वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। वृत्तमुखी स्वर वे होते हैं ऐसे अक्षर या ऐसी ध्वनियां, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या होता है?
हमारा जो मुंह होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, ठीक है। तो ऊ या आ या बड़ा आ या बड़ी ई, तो सब में हमारा मुंह खुल रहा है। इसमें जो है हमारी होंठ जो होती है, मुंह होता है, होंठ जो होती है गोल हो जाती हैं ऊ के उच्चारण में। तो वृत्तमुखी जो स्वर होता है हमारा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा छोटा ऊ। पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, छोटा ऊ जो होता है हमारा वो वृत्तमुखी स्वर कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लुंठित वर्ण है। लुंठित वर्ण वो होता है जिसके उच्चारण में जबान जो होती है वो ऊपर मूर्धा से रगड़कर उसका उच्चारण करती है, रगड़ती है। तो लुंठित वर्ण हमारा रा है, या बी ऑप्शन या सी ऑप्शन वा, या डी ऑप्शन का। तो जो हमारा लुंठित वर्ण होता है ये होता है रा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। लुंठित वर्ण होता है रा, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एग्जाम में, तो बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, तो वो कंफ्यूजन वहां पर ना रहे, अभी क्लियर हो जाए। तो लुंठित वर्ण हमारा जो होता है वो होता है रा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में अल्प प्राण है। निम्नलिखित में अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं जिनको 5 वर्गों में बांटा गया है, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो अक्षर होता है वो हमारा अल्प प्राण होता है। तो इसमें पहचानेंगे कि कौन सा पहला, तीसरा या 5वां वर्ण आया है। तो यहाँ पर देखेंगे का जो है पहला है, खा दूसरा है, ये होगा नहीं। छा भी कैसा है, दूसरा है, ये भी नहीं होगा। और आपका जो है ठा, ये भी नहीं होगा, दूसरा है। तो इसमें पहला ही वर्ण कौन सा हमारा है, का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अल्प प्राण क्या है, का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो भाषा होती है उसकी सबसे छोटी इकाई हमारी होती है। पहला ऑप्शन है शब्द, बी ऑप्शन है व्यंजन, सी ऑप्शन है वर्ण, और डी ऑप्शन है वर्ण, और सी ऑप्शन है आपका स्वर। तो इसमें देखेंगे भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ण या ध्वनि। यहाँ पर आपको कहीं वर्ण या ध्वनि दिख रहा है, हाँ डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, वर्णमाला कहते हैं। भाई किसको कहते हैं वर्णमाला, पहला ऑप्शन है शब्द समूह को, बी ऑप्शन है वर्णों के संकलन को, सी ऑप्शन है शब्द गणना को, और डी ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या व्यवस्थित समूह को। तो इसमें जो हमारा डी ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। आपको ये कुछ स्पर्श व्यंजन उच्चारण के आधार पर दिए गए हैं। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में है का खा, बी ऑप्शन है यारा, और सी ऑप्शन है चा छा, और डी ऑप्शन है टा रा। तो यहाँ पर जो कंठ ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है हमारे, तो वो आपके जो का वर्ग होता है, का खा गा घा अंगा, ये सारी आपकी जो है कंठ ध्वनियां होती हैं, जिसमें पहला ऑप्शन से हो जाएगा का खा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन या मूर्धा व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण हमारे मूर्धा से होता है, और ये जो हमारा वर्ग होता है टा वाला वर्ग होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो इसमें देखेंगे आपको टा वाले वर्ग में कौन से इसमें वर्ण मिल रहे हैं, गा और घा। तो यहाँ पे का वर्ग का है, ये होगा नहीं ऑप्शन में। जा झा ये चा वर्ग का है, ये भी नहीं होगा। पा फा जो लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं ये जो है ओष्ठ वर्ग का है। और ये डा और ढा देख रहे हैं आप, टा ठा डा ढा डा, तो इस यही टा वर्ग का ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डा और ढा, इसका जो है मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं। अभी हमने बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण होता है वो आपका अल्प प्राण होता है। यहाँ पर देखेंगे आप, पहला ऑप्शन है आ, और बी ऑप्शन है का गा, और सी ऑप्शन आपका था और धा, और डी ऑप्शन है फा और भा। तो इसमें पहला और तीसरा वर्ण कौन सा है, का पहला है और देखिए गा तीसरे नंबर पर आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, का और गा, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा।
इसलिए अल्प प्राण हमारा कौन होगा, का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक के व्यंजन वो होता है जिसका उच्चारण हमारे नाक से होता है। पहला ऑप्शन है षटकोण वाला सा है, बी ऑप्शन है ड़ा, और सी ऑप्शन है गा, और डी ऑप्शन है जा। तो नासिक के व्यंजन हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ड़ा हो जाएगा। बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। ड़ा जो होगा वो हो जाएगा नासिक के व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो नासिक के कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है, बी है मूर्धन्य, सी ऑप्शन है ओष्ठ, या फिर डी ऑप्शन है कंठ तालव्य। तो जो हमारे ए और ए हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है, इसलिए ये जो वर्ण होंगे हमारे कंठ तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए और ए क्या होते हैं, कंठ तालव्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या 2 होती है, जिसमें अंग और चंद्रबिंद ये दोनों एक में रहते हैं और आह अलग रहता है, तो ये 2 रहते हैं अयोगवाह हिंदी में। तो इसमें देखेंगे कहाँ पर हमारा जो है अयोगवाह किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन है आ, बी ऑप्शन है ई, और सी ऑप्शन है आपका उ, और डी ऑप्शन है अंग आ। तो आपके अंग और आह जो है ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पुनः, बी ऑप्शन है इलाहाबाद, सी ऑप्शन है दिल्ली, और डी ऑप्शन है उत्साह। तो जब 2 वर्ण या 2 अक्षर या 2 ध्वनियां लगातार आती हैं तो ऐसे शब्द को हम लोग द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। इसमें देख रहे होंगे आप ऑप्शन सी, दिल्ली में 2 बार आधा ला और पूरा ला आया हुआ है, तो ये जो हमारा व्यंजन है द्वित्व व्यंजन है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें सी, दिल्ली जो है द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। सा, श, श, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है प्रकंपी, बी ऑप्शन है स्पर्शी व्यंजन है, या फिर सी ऑप्शन है संघर्षी, या डी ऑप्शन है स्पर्श संघर्षी। तो ये जो हमारे स, श, श, ह आते हैं ये स्पर्श व्यंजन तो होते नहीं है, प्रकंपी भी नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएंगे ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संघर्षी व्यंजन होते हैं, या इन्हीं को ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो घोष वर्ण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो घोष के अंतर्गत आता है, इसी को सघोष भी बोलते हैं। तो देखिएगा इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा कौन है, खा तो दूसरा है, चा पहला है, और टा और ठा दूसरा है ये ठा। तो माँ जो है यहाँ पर क्या है, पा, फा, बा, भा, मा ही पांचवा है, तो हमारा ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होता है वो सघोष होता है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, माँ जो है वो सघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ठीक है, हिंदी शब्दकोश जो हमारा है उसमें छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो पहला ऑप्शन है का, दूसरा ऑप्शन है छा, तीसरा ऑप्शन है त्रा, और चौथा ऑप्शन है आपके पास ज्ञा। तो जो छा बनता है वो किसके संयुक्त रूप से बनता है, तो का और षटकोण वाला सा के मिलने से छा बनता है। तो छा का जो क्रम है वो किस वर्ण के बाद आएगा, का के बाद आएगा। ठीक है, का हमारा कहाँ है, पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, का के बाद जो है छा का क्रम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है, तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो अघोष होता है। इसमें देखेंगे ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है आ, बी ऑप्शन है जा, सी ऑप्शन है हा, और डी ऑप्शन है सा। तो अघोष वर्ण कौन सा है, पहला दूसरा, इसमें देखिए कौन मिल रहा है, आ जो है हमारा पहला वर्ण है, और क्या आपका है जा, ये आपका क्या है, पहली बात तो ये अघोष जो है आ होगा नहीं, क्योंकि जितने भी हमारे वर्ग होते हैं उनमें कोई आ वाला कोई
क्रम नहीं है, कोई सीरीज नहीं है, कोई श्रृंखला नहीं है। का और आपका चा और ता और आपका टा और पा वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन 5। तो उसमें आप देखेंगे सा जो है ता था दा धा ना, ये हो गया आपका ता वाला लाइन। और इस सा किसमें आता है आपका, बताइएगा जल्दी से। तो अघोष वर्ण जो आपका इसमें हो जाएगा वो सा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पर्श व्यंजन कोई आपका दे रखा नहीं है। तीसरा, चौथा, पांचवा। और जो आपके सा शा शा होते हैं, तीनों प्रकार के सा, सलजम वाला सा, सपेरा वाला सा और षटकोण वाला सा, ये जो है तीनों सा क्या होते हैं, अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ऑप्शन से हो जाएगा डी, ऑप्शन सही हो जाएगा। सपेरा वाला सा जो आपका होगा वो अघोष वर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। पहला ऑप्शन है ज्ञा, बी ऑप्शन है आपका ढा और डी ऑप्शन है डा और डी ऑप्शन है णा, अंगा। ठीक है, ऑप्शन सही थोड़ा नहीं बन पाया है। तो इसमें देखेंगे इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन आपको पता है 4 होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। तो इसमें कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है छा, त्रा, ज्ञा, स्रा में, तो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन आपका कौन सा होगा, ज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी कि उसका उच्चारण दंत से नहीं होता है। तो ये ता था दा धा ना, इसका ये तो इसका तो होता है, फिर ना का भी होता है, उसी में ता था दा भी आ गया। तो आपका जो टा है ये इसका उच्चारण दंत से नहीं होता है, टा का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन, इसी का उच्चारण जो है दंत से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार कहते हैं, अयोगवा कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं या फिर अकारांत कहते हैं। तो देखिए, जिन शब्दों के अंत में आ आता है ऐसे शब्द समूह को हम अकारांत बोलते हैं। तो आपका अकारांत ऑप्शन है डी में, तो ये सही हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अकारांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं हम, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन के देखिएगा 2 ऑप्शन जो है अगले पेज पर हैं। तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। तो आपको स्वर पता है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। तो छोटा आ तो स्वर होता है, छोटा ऊ भी आपका स्वर होता है। अगले पेज पर 2 ऑप्शन देखेंगे कौन से हैं, ए और ड़ा। तो आपका ए भी जो है, सी ऑप्शन भी आपका स्वर है। जो डी ऑप्शन आप ड़ा देख रहे हैं ये आपका स्वर नहीं होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका जो है स्पर्श व्यंजन होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ड़ा जो है इसमें स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग का नहीं है। तो आपको टा वर्ग जो स्पर्श व्यंजन का है वो पता होना चाहिए। उसमें टा में कौन कौन आता है, टा आता है, ठा आता है, डा आता है, ढा आता है और ड़ा आता है। टा ठा डा ढा ड़ा, तो कौन नहीं आ रहा है इसमें, घा नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि घा कैसा है, का खा गा घा, का वर्ग में आता है, यानी कंठ वर्ग में आता है। तो ये टा वर्ग में नहीं आता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। घा वर्ग जो है, घा का व्यंजन जो है ये टा वर्ग में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, यानी कि जिसके उच्चारण में मुंह के जो पिछला हिस्सा जो जबान का है वो यूज होता है। तो आप देख रहे हैं उच्चारण से पता चल रहा होगा, आ बोलते हैं तो पीछे जिससे जो है आवाज आती है। और ई ऑप्शन है, जा ऑप्शन है, ढा ऑप्शन है। तो जो आपका पश्च स्वर है ये बड़ा आ है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्च जो होता है आपका बड़ा आ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। तो विसर्ग ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है आपका महाप्राण। महाप्राण वो होते हैं जो प्रत्येक वर्ग का जो आपका दूसरा चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। और संयुक्त व्यंजन आपको पता है कौन कौन से हैं, छात्रांग्या, और आपको अल्पप्राण भी पता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो विसर्ग जो आपके होते हैं अंग आह, यही आपके अयोगवाह होते हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, नहीं अभी 1-2 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। पहला ऑप्शन है दंत, बी ऑप्शन है ओष्ठ, सी ऑप्शन है तालव्य और डी ऑप्शन है मूर्धन्य।
तो आपको पता है छा किस में आता है, ये चा वर्ग में आता है, चा छा जा झा इया। और ये जो चा वर्ग होता है स्पर्श व्यंजन का, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो तालव्य होता है। तो आपको तालव्य कहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तालव्य। छा ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो होगा तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो स्पर्श व्यंजन में तो ये आते नहीं है। तालव्य से भी इनका कोई लेना देना नहीं है, उष्ण व्यंजन से भी इनका कोई लेना देना नहीं है, ओष्ठ से भी कोई लेना देना नहीं है। कौन से व्यंजन हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। या रा ला वा कैसे व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं या रा ला वा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शायद क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा आपका ये 32। अनुनासिक का संबंध होता है, पहला ऑप्शन है केवल नाक से, बी ऑप्शन है केवल मुंह से, सी ऑप्शन है नाक और मुंह दोनों से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपके जो अनुनासिक होते हैं ये प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण या अक्षर होते हैं और इनके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों का जो है प्रयोग होता है। तो अनुनासिक का संबंध सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपके जो है 20 क्वेश्चन थे, नहीं सॉरी 32, टोटल 32 क्वेश्चन थे और बहुत ही अच्छे सब प्रश्न थे। एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अभी तक जितने भी बार टेट एग्जाम हुआ है, ज्यादा टेट एग्जाम में हिंदी व्याकरण से ही संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। पेडागोजी थोड़ा कम पूछी जाती है, वो सीटेट में ज्यादा पूछी जाती है। तो सभी लोग हम तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो आप देखिएगा सभी लोग, पहला ऑप्शन है 45, दूसरा ऑप्शन है 46 और सी ऑप्शन है 47 और डी ऑप्शन है 52। तो आप सभी को पता होना चाहिए हिंदी वर्णमाला जो हमारी है उसमें टोटल वर्ण जो होते हैं वो होते हैं 52। 52 आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। 52 वर्ण टोटल होते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में। तो सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हिंदी में कितने स्वर होते हैं? तो जो हमारी हिंदी में जो वर्णमाला है जो स्वर और व्यंजन में विभाजित की गई है, तो उसमें हिंदी में जो हमारे स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 13। तो हिंदी वर्णमाला में जो हमारे स्वरों की संख्या होती है वो होती है 11। बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा बी ऑप्शन। 11 स्वर हिंदी वर्णमाला में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, आ से औ तक के अक्षर कहलाते हैं। तो आप सभी को पता होगा आ से औ तक के जो भी अक्षर होते हैं वो हमारे स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं। तो आ से औ तक के जो अक्षर होते हैं क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है व्यंजन, दूसरा ऑप्शन है स्वर, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त अक्षर और चौथा ऑप्शन है महाप्राण। तो आप सभी को पता होना चाहिए आ से औ तक के जो अक्षर होते हैं वो हमारे स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो स्वर होते हैं ये आ से ओ तक के स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 है व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? आप सभी को पता है वर्णमाला में हमारे कितने व्यंजन हैं? तो पहला ऑप्शन है 33, बी ऑप्शन है 34, सी ऑप्शन है 35 और डी ऑप्शन है 36। तो व्यंजनों की जो संख्या है हिंदी वर्णमाला में वो 33 है, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। 33 व्यंजन जो है हिंदी वर्णमाला में बताए गए हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर है। तो हिंदी वर्णमाला हमारी आ से स्टार्ट होती है, छोटा आ से। तो हमारा जो पहला अक्षर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, आ। तो एकदम करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। छोटा आ जो होता है वो हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर होता है। इसमें हमने आसान क्वेश्चन अभी फिलहाल रखे हैं, लेकिन हम लोग कठिनाई स्तर बढ़ाएंगे, आसान से कठिन की ओर चलेंगे। अभी वर्णमाला की ओर भी
वीडियो डालेंगे और थ्योरेटिकल क्लास का इसका भी डालेंगे, जिससे कि आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो ये तो आप एक तरह से आज डेमो टेस्ट है आप सभी का, आप देखिएगा कितने सही कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी वर्णमाला का अंतिम अक्षर है। तो दो ऑप्शन जो है इसके अगले पेज पर चले गए हैं। पहला ऑप्शन है हा, बी ऑप्शन है छा, और इसका जो है सी ऑप्शन है ज्ञा, और डी ऑप्शन है त्रा। तो हिंदी वर्णमाला का जो अंतिम अक्षर होता है वो हमारा कौन सा होता है, वो होता है हमारा ज्ञा। क्या होता है, ज्ञा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, का खा गा घा अंगा किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो यहाँ पर आपको जो है उच्चारण के स्थान पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तालव्य, दूसरा ऑप्शन है मूर्धन्य, और सी ऑप्शन है कंठ, और डी ऑप्शन जो आपका है ओष्ठ। तो का खा गा घा अंगा, इनका उच्चारण मुंह के या जीवा के किस स्थान से होता है। तो आप सभी को पता होगा, का खा गा घा अंगा जो होता है इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। कौन सा उच्चारण स्थान होता है, कंठ। कंठ आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। कंठ से उच्चारण होता है का खा गा घा अंगा का, ठीक है। इसकी सार्वत्रिक भी होती है, आप याद रखेंगे, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो आप वहां से भी इसको को रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 है, चा किस वर्ग का व्यंजन है। तो जो चा हमारा है वो किस वर्ग का व्यंजन है, चा छा जा झा इया, ये जो 5 आपके स्पर्श व्यंजन हैं चा वर्ग के, इनका जो है उच्चारण कहाँ से होता है। तो चा छा जा झा का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालव्य। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, तालव्य, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तालव्य जो होगा वो चा वर्ग का, किस वर्ग का व्यंजन पूछ रहा है, तो तालव्य वर्ग का व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टा किस वर्ग का व्यंजन है। तो आप सभी को पहला ऑप्शन दिया गया है मूर्धन्य, दूसरा ऑप्शन है दंत, और सी ऑप्शन है तालव्य, और डी ऑप्शन है ओष्ठ। तो जो टा है वो मूर्धन्य वर्ग का व्यंजन है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। टा जो है आपका किस वर्ग का व्यंजन है, मूर्धन्य वर्ग का व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 10 है, पा किस वर्ग का व्यंजन है। तो जो पा है पहला ऑप्शन है दंत, बी ऑप्शन है ओष्ठ, और सी ऑप्शन है तालव्य, और डी ऑप्शन है कंठ। तो पा जो है हमारा ये ओष्ठ वर्ग का व्यंजन होता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ओष्ठ वर्ग का व्यंजन होता है पा। पा फा बा भा मा, ये सभी जो हैं ओष्ठ वर्ग के व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, या रा लावा को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आर्ध स्वर, दूसरा ऑप्शन है महाप्राण, और तीसरा ऑप्शन है संयुक्ताक्षर, और चौथा ऑप्शन है मूर्धन्य। या रा लावा जो हमारे होते हैं हिंदी वर्णमाला में इन्हें अर्ध स्वर कहा गया है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमारे क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सा शा शा को किस नाम से जाना जाता है। हालांकि इसमें हा भी इसमें शामिल होता है, शा शा हा, ये सभी जो होते हैं अर्धस्वर ऊष्म व्यंजन होते हैं, संयुक्ताक्षर होते हैं, या फिर मूर्धन्य होते हैं। तो जो शा 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 होता है ये हमारा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, हा किस प्रकार का व्यंजन है। देखो इसमें हा को हमने अलग से शामिल कर लिया है। हा जो हमारा है ये भी अर्धस्वर है, ऊष्म है, यमक है, या संयुक्त अक्षर है। तो हा जो होता है हमारा ऊष्म व्यंजन ही होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सा शा शा और हा ये चारों जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं। पहला ऑप्शन है चा छा जा झा इया, बी ऑप्शन है टा ठा डा ढा डा, सी ऑप्शन है ता था दा धा ना, और डी ऑप्शन है पा फा बा भा मा। तो जो तालव्य ध्वनियां होती हैं वो चा छा जा झा
इयां होती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तालव्य ध्वनियां होती हैं चा छा जा झा इयां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। दंत ध्वनियां कौन सी होती हैं, यानी कि जिनका उच्चारण स्थान दंत होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा इसमें देखिएगा। पहला ऑप्शन दे रखा है का खा गा घा अंगा, बी ऑप्शन है टा ठा डा ढा डा, और सी ऑप्शन है ता था दा धा ना, और डी ऑप्शन है पा फा बा भा मा। तो जो दंत ध्वनियां हमारी होती हैं वो ता था दा धा ना होती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ता था दा धा ना। ठीक है, तो जल्दी से इसका जो है आप लोग, चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा या आप वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा, जब तक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर ना हो जाए तब तक आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, री किस प्रकार का स्वर है। पहला ऑप्शन है ह्रस्व, बी ऑप्शन है दीर्घ स्वर, चौथा है संयुक्त, और डी ऑप्शन है संधि। तो जो आप सभी को पता होगा, हिंदी वर्णमाला में 4 मूल स्वर होते हैं, आ ई उ री, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो जो री हमारा होता है ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ह्रस्व स्वर। डी किस प्रकार का स्वर है, ह्रस्व स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सभी लोग, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वर्ग के प्रथमाक्षर होते हैं, यानी कि पहला अक्षर वर्ग का होता है। आपके 5 वर्ग हैं, आप सभी को पता है, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, और आपका ता वर्ग है, और आपका पा वर्ग है। ये सभी आपके 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 जो है वर्ण व्यंजन होते हैं। तो इसमें कह रहा है वर्ग का प्रथम अक्षर यानी प्रथमाक्षर, या वर्ग का तृतीय अक्षर, या फिर वर्ग का चतुर्थाक्षर, या फिर वर्ग का पंचमाक्षर। तो आपके जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण स्थान मुंह और नासिका होती है, मुंह और नाक दोनों की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। और इनमें ऑप्शन जो आपका सही होगा वो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है यानी कि पंचमाक्षर जो होता है वो अनुनासिक व्यंजन होता है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा डी। वर्ग के जो पंचमाक्षर होते हैं वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, छात्राज्ञा को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है संयुक्ताक्षर, बी ऑप्शन है अर्धस्वर, सी ऑप्शन है मूर्धन्य, और डी ऑप्शन है यमक। तो जो हमारे छात्राज्ञा होते हैं इनको कहा जाता है संयुक्ताक्षर। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, अभी हमने आपको बताया था कि ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं, अ ई उ री। तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सभी लोग, दीर्घ स्वर कितने होते हैं। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं हमारे, क्योंकि जब ह्रस्व स्वर या मूल स्वर हमारे 4 होते हैं तो दीर्घ स्वर बचे कितने, 7। टोटल स्वर कितने होते हैं, 11। तो इसमें पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 7। तो हमारे जो दीर्घ स्वर होते हैं वो 7 होते हैं, इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 21, व्यंजन किसके बिना नहीं बोले जा सकते हैं, या ऐसे कह लीजिए कि व्यंजन के उच्चारण में किसका सहयोग होता है, किसका सहारा लिया जाता है, किसका आश्रय होता है। तो व्यंजन किसके बिना नहीं बोले जा सकते हैं। तो व्यंजन पहला ऑप्शन है यमक, बी ऑप्शन है स्वर, और सी ऑप्शन है अनुस्वार, और चौथा ऑप्शन है विसर्ग। तो जो व्यंजन है इनका उच्चारण बिना स्वर के करना संभव नहीं है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी स्वर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, स्वर के सहायता से ही व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, अंग किसका उदाहरण है। तो आप सभी को पता होगा एक अंग होता है, एक चंद्र की बिंदी लगी होती है, और एक होता है अह। तो अह जो होता है विसर्ग के अंतर्गत आता है, ये भी विसर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। विसर्ग की संख्या हिंदी में होती है टोटल 2। विसर्ग कितने होते हैं हिंदी में, 2 होते हैं। यहाँ पर अंग किसका उदाहरण है पूछा गया है, तो जो अंग उदाहरण है ये अनुस्वार हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग होगा नहीं, अर्धस्वर भी नहीं है, हो जाएगा अनुस्वार। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अनुस्वार। अंग किसका उदाहरण है, तो अनुस्वार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। आह किसका चिन्ह है? ये आप जो द्विबिंदियां देख रहे हैं, दो बिंदियां देख रहे हैं, आह किसका चिन्ह है? तो पहला ऑप्शन है अनुस्वार, बी ऑप्शन है विसर्ग और सी ऑप्शन है चंद्रबिंदु और डी ऑप्शन इसका अगले पेज पर चला गया है अनुनासिक। तो देखिए जो आह है ये हमारा क्या होता है? विसर्ग होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा बी। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आह जो है विसर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ओष्ठ ध्वनियां कौन सी हैं? यानी कि जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है तो वो ध्वनियां कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है का खा गा घा गा, बी ऑप्शन है पा फा ब भा मा और सी ऑप्शन है ता था दा धा ना, डी ऑप्शन है चा छा जा झा इया। तो आप सभी को पता है इसमें जो पहला ऑप्शन है का खा गा घा गा, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। और जो आपका तीसरा ऑप्शन है ता था दा धा ना, इसका उच्चारण स्थान होता है दंत। और जो आपका चा छा जा झा इया जो चौथा ऑप्शन है इसका उच्चारण स्थान होता है तालव्य। तो जो ऑप्शन हमारा बचा वो बी ऑप्शन बचा, सेकंड ऑप्शन पा फा बा भा मा, इन्हीं का उच्चारण जो है ओष्ठ से होता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सेकंड, पा फा बा भा मा का उच्चारण जो है ओष्ठ ध्वनियों के द्वारा होता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? यानी कि जिनका उच्चारण मूर्धा से करते हैं। तो पहला ऑप्शन है टा ठा डा ढा डा, बी ऑप्शन है ता था दा धा ना और सी ऑप्शन है पा फा बा भा मा और डी ऑप्शन है चा छा जा झा इया। तो आप जल्दी से पहचाने मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं। तभी हमने आपको बताया ता था दा धा ना का उच्चारण स्थान दंत्य होता है, पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है और चा छा जा झा इया का उच्चारण स्थान तालव्य होता है या तालु होता है। तो बचा ऑप्शन हमारा पहला टा ठा डा ढा डा जो होता है इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य जो है इसका उच्चारण स्थान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन। सर्जम वाला सा है, पूछ रहा है सा का उच्चारण कहाँ से होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा ऑप्शन है तालु और सी ऑप्शन है मूर्धा और डी ऑप्शन है दंत। तो आपका जो सलजम वाला सा है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तालु से होता है, तालव्य से होता है। सा सलजम वाले सा का जो उच्चारण स्थान है क्या है? तालव्य है या तालु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। ढ किस प्रकार का संयुक्ताक्षर है? ढ किस प्रकार का संयुक्ताक्षर है? तो आप सभी को पता होगा टा ठा डा ढा डा, इसका जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है? मूर्धन्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मूर्धन्य। बी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। ढा जो है वो मूर्धन्य संयुक्ताक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। छा किसका संयुक्त है? यानी कि जो छा बना है, छतरी वाला जो छा है, ये किसके द्वारा मिलकर बना है? इसमें का के साथ नीचे हलंत भी होता है, वो थोड़ा इसमें आ नहीं पाया है। तो जो छा है इसका जो रूप होता है, किस संयुक्त रूप है, किसका संयुक्त रूप है छा? तो इसमें पहला ऑप्शन देख रहे हैं का प्लस सा, का प्लस सा और का प्लस सा। एक बार सपेरा वाला सा है, सलजम वाला सा है, षटकोण वाला सा है, फिर हा है। तो जो छतरी वाला छा है ये किसका संयुक्त रूप होता है? तो ये होता है का प्लस सा, षटकोण वाला जो सा होता है। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 29। ज्ञ किसका संयुक्त है? जो हमारा ज्ञ होता है, जो हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं छात्रांग ज्ञ, तो ज्ञ जो होता है वो संयुक्त अक्षर किसका होता है? तो इसमें ऑप्शन देख रहे होंगे आप, सी ऑप्शन जा प्लस इया। इसमें भी जा के नीचे हलंत रहता है, तो जा और इया के मिलने से क्या बनता है? ज्ञ बनता है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज्ञ किसका संयुक्त रूप होता है? तो ज् प्लस इया का संयुक्त रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 30 क्वेश्चन नंबर है। हिंदी वर्णमाला को किस क्रम में रखा जाता है? पहला ऑप्शन है लिखने के क्रम में, दूसरा ऑप्शन है बोलने के क्रम में, तीसरा ऑप्शन है उच्चारण स्थान के क्रम में और डी ऑप्शन है वर्णानुक्रम में। देखिए हिंदी वर्णमाला को जो व्यवस्थित किया गया है वो उच्चारण के स्थान
पर जो है इसको व्यवस्थित किया गया है उच्चारण के स्थान से। तो जो है इसमें ऑप्शन से हो जाएगा उच्चारण स्थान के क्रम में जो है हिंदी वर्णमाला को व्यवस्थित किया गया है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उच्चारण स्थान के क्रम में हिंदी वर्णमाला को व्यवस्थित किया गया है। तो इस तरह से हमारे 30 प्रश्न थे जो हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड थे। अगला हमारा वीडियो फिर हिंदी वर्णमाला से आएगा और आपके प्राइमरी टेट और जूनियर टेट में जो भी आपके 5 विषय होते हैं इन सभी विषयों की हम तैयारी आपको कराएंगे, थ्योरेटिकल भी और ऑप्शनल भी। सारी तैयारी आपकी होगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। 90 नंबर आपके जो भी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो विद्यालय जा रहे हैं, रेगुलर कोचिंग करने का समय नहीं है, व्यस्त रहते हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। 90 प्लस ही मार्क्स उनके आएंगे। अगर थोड़ी सी वो मेहनत कर देंगे तो उनके 100 नंबर भी आ सकते हैं। जल्दी से सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video।